तो बच्चों क्लास 10th का जो हम पेपर सॉल्व कर रहे थे ना 2023 का, तो इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा रखा था, पार्ट 2 में करवा रहा हूँ जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, वीडियो को कर दो लाइक क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो आज हम करेंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले तक हो चुका है जिसकी मैं लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते बेटा क्वेश्चन 4 नंबर वाला। यहाँ से कह रहे ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल आपको ज्ञात करनी है। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही शानदार जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर के ही प्रश्न है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सो देखो बच्चों सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 17 है। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन है। ऋतु जो है बच्चों आप बताइए, ये हमारी धारा है। ठीक है, ये हमारी धारा है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। और ये हमारे पास ये क्या कह रहे हैं कि ऋतु धारा के अनुकूल, ये ऋतु है बेटा जो तैर रही है, सपोज करो। ठीक है, यहाँ पे ना ऋतु है ये, तो माना यहाँ लिखना है माना ऋतु की चाल। आप क्या लिख देंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो धारा है ना, धारा की चाल भी अपनी होती है, पानी की एक बहाव होती है। ठीक है, माना धारा की चाल वो हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप नदी में ज़रूर तैरे होगे ना, जब आप तैरते हो जिस तरफ पानी बहता है उस तरफ अगर आप तैरते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाना है। इसलिए अनुकूल चाल क्या होती है, यहाँ लिखेंगे अनुकूल चाल। मैंने पूरी एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, अनुकूल चाल क्या होता है ना, जो आपकी चाल होती है उसमें धारा की चाल जुड़ जाती है। धारा की चाल क्या है वाई, तो अनुकूल चाल हो जाएगी x + y। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल चाल क्या होती है, प्रतिकूल चाल होती है x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। सो देखो बच्चों, प्रथम स्थिति में या प्रथम शर्तानुसार जो आप लिखना चाहो, जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है ना वैसे ही बना रहा हूँ। ऐसे जो चित्र मैंने बनाया ना वो भी आप बना सकते हैं। प्रथम शर्त में ये बोला गया है, क्वेश्चन देखिए, प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है धारा के अनुकूल। ठीक है, आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, प्रथम स्थिति में समय कितना लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। और चाल आपकी अनुकूल वाली है तो अनुकूल चाल लगा देंगे x बट्टे वाई। 2 × 2 2 × 2 0, x + y 1 x + y और यहाँ है 10। तो ये प्रथम समीकरण मिल गया। ठीक है, अब आ जाएंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया बच्चों, द्वितीय शर्त में ये बोला गया है कि प्रतिकूल चलने में 2 घंटे समय में 4 किलोमीटर चलती है, अगर आप प्रतिकूल स्पीड से चलोगे धारा के विपरीत। ठीक है, समय तो आपका 2 है, दूरी भी आपकी कितनी है, 4 किलोमीटर है। ठीक है, 4 किलोमीटर तक चलती है और चाल आपकी प्रतिकूल यानी कि x - y। 2 × 2 2 दूनी 4। ठीक है, x - y 1 x - y हो जाएगा और यहाँ 2 है। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यह लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, हल करेंगे। पहला समीकरण है x + y = 10, दूसरा है x - y = 2। जोड़ने पे प्लस का माइनस का y कटा, x और x क्या हो जाएगा 2x और 10 और 2 12, 2 × 12, x का मान आ गया 6। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये चाल होगी ऋतु की। ये किसकी चाल है, ऋतु की चाल है। चूँकि x + y हमारे पास 10 है, समीकरण 1 में x का मान 6 रख देंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, प्लस का 6 इधर के माइनस का हो जाएगा, y का मान आ गया 4। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी धारा की चाल होगी, ये ऋतु की चाल होगी। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, लगभग हर साल एग्जाम में आता है। ये हो गया।
अब ये करो अब या फिर अथवा में करो, जो क्वेश्चन आपको आसान लगे जिसमें टाइम कम लगे आपको वो करना है। अगर 2 चॉइस होती है मैं तो सब करवाऊंगा आपको, ठीक है। कह रहे हैं ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है। अथवा करके है, आपके पास 2 संख्या है, ये प्रथम संख्या है, ये द्वितीय संख्या है, ठीक है। ये पहली वाली है, ये दूसरी वाली है, ये बड़ी संख्या है, ठीक है। ये माना प्रथम संख्या को x और छोटी संख्या को y मान देते हैं। माना बड़ी संख्या क्या x है तथा छोटी संख्या ये आपकी y है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम शर्तानुसार आ जाओ। प्रथम शर्त में क्या बोला गया, दोनों संख्याओं का जो योगफल है x और y को जोड़ोगे तो 27 मिलता है, ठीक है। x और y को जोड़ने पर 27 मिलता है। ये प्रथम शर्त से पहला समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। और द्वितीय शर्तानुसार कि जो संख्याओं का गुणनफल है, दोनों संख्याओं का अगर आप आपस में गुणा करते हो तो कितना मिलता है, x और y को गुणा करने पर 182 मिलता है, ठीक है। ये आपका दूसरा समीकरण है। तो देखो समीकरण 1 से चूंकि y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के x तरह के माइनस का हो जाएगा, तो ये y का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दो, y की जगह मान रख दो। y की जगह मान क्या रखा, 27 माइनस एक्स, एक्स अंदर गुणा कर दोगे, 27x माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x गुणा एक्स, और ये है 182। नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, और ये तो पहले से ही यहाँ पर है प्लस का, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक हो गया। ये हमें मिल गया हमारा एक द्विघात समीकरण, ये हमें हमारा एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हल कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी 2 संख्या लेनी है, एक्स स्क्वायर गुणा कुछ नहीं तो 1 है, इससे गुणा करते हैं। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर 182 है और जोड़ने पर 27। ऐसी 2 संख्या होती है 14 और 13। 14 और 13 को गुणा करोगे 182 आएगा, और 14 और 13 को जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और 13x, माइनस अंदर गुणा कर दोगे माइनस, ठीक है। यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ा, x ओवरनिस्ट आ गया, यहाँ से x बचेगा, x बाहर आ गया, यहाँ से 14 बचेगा। 13 ओवरनिस्ट है, यहाँ x बचेगा, बाहर नेगेटिव है तो प्लस का चिन्ह बदल के नेगेटिव हो जाएगा, और 13 कम 13, 13 चौके 52। देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान आ रही है, यानी आपने सही किया है। जो 2 बार है बच्चों से हम 1 बार लिखेंगे, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब इसको 0 मानो या फिर इसको 0 मानो। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो माइनस का 14 इस तरह आके क्या हो जाएगा, प्लस के 14 आंसर। या फिर इसको 0 मानो तो 2 स्थिति आ जाएंगी, माइनस का 13 इधर के प्लस का 13 हो जाएगा। 2 केस हो जाएंगे, ठीक है। केस कितने हो जाएंगे आपके 2, केस 1 केस 2। इस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में। यदि x बराबर 14 मानोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स है y, ठीक है। तो y आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी, है ना। 27 माइनस 14 यानी कि 13 हो जाएगा। यदि यानी कि प्रथम संख्या का 14 दूसरी 13 होगी। अगर प्रथम संख्या 13 है, ठीक है, यदि x बराबर 13 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 13 यानी कि 14। अगर पहली 13 है तो दूसरी 14 होगी, अगर पहली 14 है तो दूसरी 13 होगी। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग इतना है 1050, और प्रथम 10 पद तथा प्रथम पद 10 है और 20वां पद ज्ञात करना है आपको, ठीक है जी। सो देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रश्न है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 है,
माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। ये आपको लिखना है हर क्वेश्चन में इस टाइप के। अगर आपको कोई पद निकालना है, जब तक आपको ए नहीं मिलेगा, जब तक आपको डी नहीं मिलेगा, आप कोई भी पद ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एपी का प्रथम पद। एपी का प्रथम पद दे रखा है 10। ठीक है जी, और हमें क्या दे रखा है, हमें निकालना है 20वां पद A20 हमें ज्ञात करना है। और हमें क्या दे रखा है कि 14 पदों का योगफल S14 ये दे रखा है, ये चीज़ 1050। आप जानते हैं, क्या जानते हो कि जो SN बराबर होता है पदों का योगफल N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी होता है कि नहीं, ये होता है। सो इस सूत्र में रख दो, N की जगह पर कितना 14 है, 14/2 2A, ए का मान है 10, N का मान है 14 माइनस के 1, डी पता नहीं, और ये 1050 2 7 14। ठीक है, और देखो ये 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, यहाँ 10 दूनी 20, और यहाँ से आ गया 13D, ब्रैकेट के बाहर गुणे में था, इधर के बट्टे में आ गया, 7 कम 7 3 बचा, 7 5 35, पीछे से 0, 13D, ये 150 बचा, प्लस के 20 तरह के माइनस का 20 हो गया, 13D बराबर 130, 13 ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 13 कम 13 पीछे 0, तो D का मान आ गया 10। हमें A भी पता है, D भी पता है ना। अब आपसे जो भी पद पूछा है आप आराम से निकाल दोगे। अतः 20वां पद A20 निकालना है, 20 है तो एक कम कर देते, 19D हो जाएगा सूत्र। ए हमारे पास 10 है, 19D भी हमारे पास 10 है, 190 में 10 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 200। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए, आपको ये सिद्ध करना है, इसको ये सिद्ध करना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सिद्ध करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 19, तो हम लेंगे बायां पक्ष, यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, बायां पक्ष जो है उसको एक बार लिख दीजिए, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस के 1, बट्टे में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस के 1। ठीक है, ये चीज़ है। अब आप देखिए बेटा, जो सिद्ध करना है उसमें सिद्ध में सेक और टेन है। यहाँ कहीं सेक और टेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो देखो बेटा सेक कब आता है। ठीक है, चूंकि मैं आइडिया दे रहा हूँ ना, सेक कब आता है, 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और टेन कब आता है, साइन थीटा बट्टे में जब कॉस थीटा होता है तब आता है टेन थीटा। तो साइन है, बट्टे में मुझे कॉस कॉस चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न में ना जो पद, हर एक के पद में कॉस थीटा से भाग देना है, हर एक के पद में। जो काम आप ऊपर करोगे वही काम आपको नीचे करना है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, अंशतः हर में कॉस थीटा से भाग देने पर। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में जो प्रश्न है ना आपका इस तरह, उसमें लिखा है सर्वनाम का प्रयोग करो, तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर बार बोले, वो तो हिंट दिया है, आपको दिमाग लगा के हल करना है। साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन थीटा। कॉस बट्टे कॉस से कॉस कटा है, 1/cos क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, साइन बट्टे कॉस टेन थीटा, कॉस ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपको सिद्ध जिसमें करना है ना, मैं टिप्स दे रहा हूँ, आपको ऊपर एक लाना है, ऊपर एक लाना है, यानी कि ऊपर वाले को नहीं बदलना है, बदलना है नीचे। देखो एक एक दिख रहा है ना, तो एक जगह मान रखना, नीचे वाले में मान रखना है, ऊपर वाले में मान नहीं रखना है। आप जानते हो चूँकि 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा, जानते हो। तो
ये सेक स्क्वायर थीटा है, प्लस के टेन इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ एक है वहाँ पर ही मान रख सकता हूँ मैं, बिल्कुल रख सकता हूँ, सेक और टेन में ही रखना है, ठीक है। तो ऊपर नीचे दोनों जगह क्या, तो नीचे वाले में मान रखना है, ऊपर वाले में नहीं। ये इस पार्ट का इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस सिद्ध करने का। अब आपको ऊपर कुछ नहीं करना, ऊपर जैसा है वैसे ही लिखते चलो। अब जो भी काम करना है नीचे करना है। टेन थीटा ये माइनस के सेक थीटा है, इसको एक साथ लिख दिया। और ये प्लस का एक है, एक की जगह क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये किस रूप में दिख रहा है, ये दिख रहा है ए का स्क्वायर और ये है बी का स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी गुणा ए माइनस के बी। ए की जगह पर सेक थीटा है और बी की जगह पर टेन थीटा है कि नहीं। तो ऊपर जो है उसको तो वैसे का वैसे ही रखो, नीचे वाले को बदल दो, ये जैसा है उसको भी वैसे ही रखो, टेन थीटा सेक थीटा प्लस है, इसको खोल दीजिए तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी, खोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो ये चीज़ और ये चीज़ उभयनिष्ठ है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा। अब इस क्वेश्चन में ना देखो प्रूफ क्या करना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये उभयनिष्ठ ले लिया मैंने, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा मैंने उभयनिष्ठ ले लिया, वही चीज़ है बस माइनस का फ़र्क है, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का है, ये यहाँ माइनस का ये प्लस का है, तो पूरा बाहर आ जाएगा, लेकिन माइनस के वन उभयनिष्ठ आएगा। ये तो पूरा बाहर आ गया, अंदर ये बचा प्लस के सेक थीटा और प्लस के टेन थीटा, यही तो बचा। कटा ऊपर, ऊपर नीचे कटा, गुणा भाग में, ऊपर एक बचा, नीचे क्या बचा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। आगे राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। ये देखिए आ गया ना, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे बिंदु इतने इतने, ये जो बिंदु है ना, इतने और इतने को जोड़ने वाले खंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। शानदार क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको इसकी जो PDF है ना, वो हमारे वेबसाइट mathematicsanalysis.in पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20वां है, क्या है, आपके पास एक रेखाखंड है, रेखाखंड का नाम है AB, ठीक है। ए के निर्देशांक दे रखे हैं आपको माइनस के 6,10 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं माइनस के 3,8, ठीक है। इसके कहीं पर इस पर एक बिंदु है, मान लेते हो बिंदु P है, जिसका निर्देशांक दे रखा है माइनस 4,6। ये जो बिंदु 4,6 है, इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर दिए, मान लेते हैं कि M1 अनुपात M2 में व्यक्त कर दिए। ये अनुपात आपको निकालना है, M1 अनुपात M2 में व्यक्त करती है ना, यही अनुपात आपको निकालना है। ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये आपका x, ये विभाजन बिंदु है आपका, ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक है। तो विभाजन सूत्र से यहाँ लिख देंगे, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से सूत्र क्या होता है, x का लो या फिर y का लो। x का क्या हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, ठीक है। तो विभाजन x का मान क्या है माइनस के 4, m1 पता नहीं, x2 है माइनस के 3, m2 पता नहीं, x1 है माइनस के 6 बट्टे में m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, तिरछे गुणा करेंगे, देखो एक से गुणा करोगे वही रहेगा, माइनस के 3m1 प्लस माइनस माइनस के 6m2 माइनस के 4m1 माइनस के 4m2। अब m1 को एक तरफ लाओ, ये प्लस का 4 इधर के माइनस का 4 इधर के प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 4m2 इधर है, माइनस का 6 इधर के प्लस का हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे, एक m1 बचेगा, और 6 में से 4 घटाएंगे, 2m2 बचेगा। m2 इधर गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, यहाँ 2 बचा, 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, यानी कि जो अनुपात, बट्टे का मतलब होता है अनुपात,
वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा आपका 2:1। किस अनुपात में व्यक्त कर रहा है बच्चों, 2:1 में। ठीक, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, हर साल। ये भी हो गया। अब आ जाओ 21 नंबर पर, 21 नंबर पर। अच्छा, 21 नंबर से पहले इसमें अथवा भी है। कह रही है चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रम इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो पहले वो काम करते हैं, अथवा वाला काम करते हैं ना, उसके बाद 21वां नंबर है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का एक खास गुण होता है इसमें, ठीक है। ये ए, बी, ये सी, ये डी है। निर्देशांक भी दे रखा है क्वेश्चन में। ए हमें दे रखा है बच्चों कितना, -4,6। बी हमें दे रखा है, अरे यार ऊपर नज़र चली गई, 6,1 है, ठीक है, 6,1 है। बी हमारे पास है 8,2। सी हमारे पास है 9,4 और ये है P,3। ठीक, ये इसका विकर्ण हुआ, ये इसका विकर्ण हुआ। इसकी खासियत क्या होती है, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है एक, क्या, कि ये जो विकर्ण है एक ही जगह पे आके टकरा रहे हैं, और ये जो टकराने वाला जो बिंदु O है ना, वो मध्य बिंदु होता है। तो O है मध्य बिंदु BD का भी, और O जो मध्य बिंदु है वो AC का भी है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। चूंकि AC का जो मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु किसके बराबर है, BD के मध्य बिंदु के। ठीक है, सूत्र आपको पता ही होगा। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं। अगर XY निर्देशांक है तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2। भाई साहब पेन भी ख़त्म हो गया। तो जब देखो, जब बेटा AC की बात करेंगे तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ लगाओ कितना, ये 6 x1 बट्टे x2 प्लस के 9 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2। अब इसमें ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2। ठीक है, ये लगा दिया। देखो इसको हल करो, 6 और 9 15 बट्टे में 2, ये आ गया 5 बट्टे 2, 8 + p बट्टे में 2 और 2 3 5 बट्टे 2। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 5 बट्टे 2। दिख रहा है सेम टू सेम। अब इसकी तुलना इससे कर दो, अतः 15 बट्टे 2 बराबर हो जाएगा 8 + p बट्टे 2। 2 से 2 कटा, 8 प्लस का तरह के माइनस का हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, तो p का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया था। आराम से हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना है। इस खेत की रुपये 0.50 वर्ग प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको हमें करना है। तो मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या दे रखा है, ये NCERT उदाहरण का प्रश्न है। आई थिंक चैप्टर नंबर 12 का होगा। ठीक है, 12वें चैप्टर का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। आपको एक वृत्ताकार खेत दे रखा है। आपको वृत्ताकार खेत की त्रिज्या नहीं मालूम है, तो मैं मान लेता हूँ, माना वृत्ताकार खेत की त्रिज्या बराबर r। ये मैंने खुद से मान लिया। ठीक है, ये ऐसा आपको एग्जाम में लिखना भी है। हमें क्या दे रखा है कि इसमें जो बाड़ लगाना है, बाड़ मतलब बाउंड्री, परिधि, जो कुल व्यय दिया है, ऐसे करके लिखेंगे, दिया है बाड़ का कुल व्यय
कुल व्यय हमें दे रखा है 5280, ठीक है। और एक मीटर का जो व्यय, 1 मीटर बाड़ लगाना है, यहाँ से सपोज करो यहाँ तक अगर आपको बाड़ लगाना है, बाउंड्री बनानी है, तो उसका जो व्यय है वो दे रखा है 24। ये क्वेश्चन ना आपके पिताजी कर देंगे, आपके पिताजी पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी वो कर देंगे। 24 रुपये है, ठीक है, प्रति मीटर है। तो देखो बेटा, तो परिधि क्या होगी, परिधि कैसे निकालोगे कि भैया टोटल बाड़ लगाने में जो खर्च आया है उसको 1 रुपये, मतलब 1 मीटर में जितना बाड़ लगाने का खर्चा उससे भाग दे दूँ, ठीक है। तो 5280 को, ठीक है ना, आपको भाग देना है 24 से। 24 से भाग दोगे, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, कटा 0 लास्ट में। तो 220 मीटर ये बाड़ है, परिधि आपको मिल गई, ठीक है। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, ठीक है। हमें आर नहीं पता, 2πr 220 के बराबर है, ठीक है। तो 2 से काटोगे 2 एकम 2 एकम 0, पाई का मान रख दिया 22/7, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो आर बट्टे में इधर गुणे में चला जाएगा और जो गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा। 11 एकम 11 0, 11 दूनी 2 पंजे 10, तो 7 पंजे 35। आर का मान कितना है, 35 मीटर। सही किया ना, यहाँ तक एक बार चेक कर लेते हैं। 2 कम, ये पाई का मान 22/7, ठीक, 2 एकम 2 एकम, ठीक है। ये गुणे में आ गया, बट्टे में आ गया, 11 दूनी 11 एकम 0, ठीक है। 2 से कर दो, ठीक है, सही है। कैलकुलेशन रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। आर का मान तो हमें मिल गया। अब खेत का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने की त्रिज्या चाहिए था क्योंकि खेत वृत्ताकार है, तो खेत का क्षेत्रफल, इसलिए खेत का क्षेत्रफल। खेत का जुताई करने में कितना रुपये लगा, जब तक क्षेत्रफल नहीं मालूम होगा कैसे निकाल पाऊंगा। खेत का क्षेत्रफल किसके बराबर है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है πr²। पाई का मान 22/7 और आर हमारा 35 गुणा 35, 35 आर, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 गुणा 35, ठीक है। सो आपको क्या करना है बेटा, आपको गुणा कर देना है, 35 को गुणा कर दो आपको 110 से, तो ये आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। ये खेत का क्षेत्रफल मिल गया, बात बन गई हमारी ऑलमोस्ट। हमें क्या करना है, अब खेत को जोतने में कितना खर्च हुआ वो निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो 0.50 रुपीज़ है, ठीक है। तो खेत को जोतने में कितना खर्च लगा होगा, इस पूरे खेत को जोतने में, खेत का क्षेत्रफल निकाल दिया। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत वो है 0.50 रुपये, इसलिए 3850 मीटर स्क्वायर की लागत क्या होगी, उससे गुणा कर दो। एक टॉफी की कीमत 2 रुपये है, तो 3 की कितनी होगी, 3 दूनी 6, तो 0.50 को 3850 से गुणा कर दो, ठीक है। किससे गुणा करना है, गुणा करना आते ही होगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, गुणा कर दोगे 5 0, 0.2 स्थान के बाद लगा दोगे, ठीक है, इतना आएगा, यानी कि 1925 रुपये, 1925 रुपये खर्च लगेंगे इस खेत को जोतने में, इस हिसाब से, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कहीं पे भी कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही जानदार है, ठीक है। इस प्रश्न पे आइए, कह रहे 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को इतने घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम वाले व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेती है। प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े नंबर में पूछा गया है, काफ़ी शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ही प्रश्न है और बहुत बार रिपीट होते हैं। अगर आप हौज को कनेक्ट नहीं पर, क्वेश्चन नंबर ये 22 है। हौज सपोज करो एक टाइप का टैंक है, ये टैंक है, इस टैंक को आपको पानी से भरना है। एक बड़ा पाइप लगा है, मोटा व्यास वाला, और एक छोटा पतला पाइप लगा है, कम व्यास वाला। ऑब्वियसली इस पाइप से भरोगे तो फटाफट भर जाएगा, और छोटे वाले पाइप से भरोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इस चीज़ की बोला गया है, बड़े व्यास वाला नल
हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेती है। ठीक है, तो बड़ा वाला किस पर निर्भर कर रहा है? छोटे वाले पे। तो छोटे वाले को हम मान लेते हैं, ये छोटा वाला है ना, तो इसके लिए मैंने मान लिया, मानते हैं, माना यह x घंटे में भरता है। x घंटे में कौन भरता है? छोटा वाला। ठीक है, तो प्रश्नानुसार बड़ा वाला कितने में बढ़ेगा? तो ये उससे 10 घंटा समय कम लेती है, x - 10 घंटे में भरता है ये। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब देखो हम बोल देते हैं अगर ये x घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? ठीक है, इसलिए छोटे व्यास वाला पाइप 1 घंटे में पानी भरेगा, कितना? एक का x पार्ट, एक नियम लगा देंगे। इसी तरीके से बड़े वाले की बात करेंगे, बड़े व्यास वाला 1 घंटे में पानी भरेगा, कितना पानी भरेगा 1 घंटे में? इसका 1 के बट्टे में इतना पार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है, चूंकि कुल समय कितना दे रखा है प्रश्न में? कुल समय दे रखा है 9 सही 3/8, तो 8 हम 72 और 3 75/8, ये कुल समय लगते हैं। कुल समय इतना लगता है, 1 घंटे में कितना लगेगा? 1 के बट्टे में आ जाएगा। इसलिए देखो ये 1 घंटे में छोटा वाला भरता है, ये 1 घंटे में बड़ा वाला भरता है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इसका 1 के बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, इसलिए प्रश्नानुसार 1 घंटे के लिए 1/x, 1 घंटे के लिए ये, तो ये 1 घंटे के लिए 1 के बट्टे में आ जाएगा 75/8। तो बट्टे का 8 कहाँ आ जाएगा? गुणे में, तो 8/75 हो गया। यहाँ पे लॉसअप आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ x - 10, x से कम x, तो ऊपर आ जाएगा 2x माइनस के 10 बट्टे में x² माइनस के 10x, 8/75। ठीक है, तिरछी गुणा कर दीजिए, 75 दूनी 150, 75 8 से गुणा करेंगे 8x² माइनस के 80x, 8x² माइनस के 80x, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, और माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। हल करेंगे, 80 और ये 230 हो जाएगा, और 750 प्लस का रहेगा। आप क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं 2 से, बट रहने देते हैं। अब इसको क्या करना है आपको? हल करना, चाहे आप जिस भी विधि से हल करें, गुणनखंड विधि से हल करें या द्विघात सूत्र से हल करें, वो आपकी मर्जी है। अब ऐसी 2 संख्या लेनी है 75 × 8। ठीक है, ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर, देखो 7500 है ना, और गुणे में 8 है, तो 750 × 8 गुणा करने पे 6000 है। ऐसी 2 संख्या लो जिनका गुणा करने पे 6000 है और जोड़ने पे 230, तो 200 और 30 को जोड़ो, गुणा करोगे तो 6000 आएगा, और जोड़ोगे तो 230 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 प्लस है, बाहर माइनस है, तो ये 30। ठीक है, यहाँ से जोड़ा, यहाँ से जोड़ा, इस जोड़े से क्या उपनिष्ठ आ जाएगा? 8। ठीक है, इस जोड़े से क्या उपनिष्ठ आएगा बेटा बताओ? ये 8 आ जाएगा, 8 आएगा, x भी आएगा, यहाँ से x बचेगा, ये कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, 4 बजा 8 पंजे 20। ठीक है, यहाँ से 30 उपनिष्ठ, बाहर नेगेटिव है तो प्लस का चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा, 30 दूनी 60। ठीक है, 15 बचा, 30 छंग 150, 30 पंजे 150। तो ये चीज़ समान है, जो 2 बार उसे हम 1 बार लिखेंगे, और जो अपने उपनिष्ठ निकाला है ना उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में
यदि 8x माइनस 30 बराबर 0, तो माइनस का 30 इधर के प्लस का हो गया, 8 से भाग दोगे तो ये कितनी, 2 चौके 15, ठीक है, 15/4, ठीक है। फिर और काटोगे तो 4 तिया 12, 3 बचा 30 हो गया, तो 7 28, 3.7 के आसपास आ रहा है x, ये मान लो। तो ये अमान्य, देखना कैसे। और दूसरे वाला मान लो, यदि x माइनस 25 बराबर 0, तो माइनस का 25 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 25, तो ये सही मान है। अब ये सही क्यों नहीं, मैं बता दूँ। अगर x 3.5 घंटा मान लो कि भैया ये 3.5 घंटा लेते हैं छोटा वाला, तो 3.5 में से 10 घंटा घटा दो तो माइनस में चला जाएगा। माइनस में कभी घंटे होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, तो अमान्य हो जाएगा। तो x 25 घंटा होगा, 25 रखोगे, छोटा वाला 25 घंटा लेगा, बड़ा वाला 25 से 10 घंटा कम करोगे तो ये 15 घंटा लेगा। और ये लिख के दिखा देना, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो गया। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, कह रहे एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, ये भी करेंगे और दूसरा वाला पार्ट भी करेंगे, ठीक है। सो देखो बेटा, हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर ये है 23। कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 23। हमारे पास एक मीनार है, ठीक है। मीनार की जो भी मीनार है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई अच्छा, ये हमारे पास मीनार है ये, और ये मीनार की छाया है, अभी फिलहाल इतनी है, ठीक है। और पहली स्थिति में ना उसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, यहाँ से इस बिंदु से, ठीक है। कुछ टाइम बाद छाया यहाँ तक पहुँच गई है मान लो, और उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। उन्नयन कोण आपकी बार घटकर कितने हो गया, 30 डिग्री हो गया, लेकिन छाया की लंबाई पहले से 40 मीटर बढ़ गई। अगर ये छाया की लंबाई x थी ना, तो ये जो दूरी है पहले वाले की तुलना में कितनी बढ़ गई, 40 मीटर और बढ़ गई, तो 40 मैंने जोड़ दी, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, फिगर बना गया। नाम दे दो आप, ए बी, ये सी और ये डी। यहाँ 90 अंश होता है। अब ये दो समकोण त्रिभुज बने, इनको हल करो, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको h निकालना है, ठीक है। त्रिभुज में आ जाओ, बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी में आ जाओ। ये भी निकालना है और ये दोनों में चाहिए है। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, सी डी बट्टे में बी सी, ठीक है ना। आपको पता है लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, तो यहाँ से आपका होता है साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, यहाँ से कॉसेक सेक, और यहाँ से कॉट, ठीक है। लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री। ये h है और बी सी हमारा x है, अच्छा x है ना, x, और 10 60 का 1/3 इधर गुणे में आ जाएगा, ठीक है। तो x इधर आ जाएगा और ये h बट्टे √3 आ जाएगा, x का मान। समीकरण 1। अब इधर आ जाते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में ये निकालना है और ये फिलहाल पता है, ठीक है ना। तो डी सी बट्टे ए सी, ये भी लंब बट्टे आधार, कोण के सामने वाली भुजा लंब, टेन थीटा। थीटा आपकी बार बड़े वाले में 30 डिग्री है, ये h है, और ए सी क्या है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, x + 40, ठीक है। और 10 30 का मान 1/√3 गुणा कर दो, ये आ जाएगा h/√3, और ये आ गया x + 40 से कम x + 40। x का मान क्या है, h/√3, ये यहाँ रख देंगे, ठीक है। और यहाँ क्या है, h, तो ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। तो देखो गुणा करेंगे, यहाँ से √3 आ जाएगा, √3 गुणा √3 3h, यहाँ से h 40, तो 3h से एक h घटाएंगे 2h, और ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, 40/√3, ठीक है। 40/√3, ये 2 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, काटो 2 दूनी 4 0, तो h का मान कितना आ जाएगा,
20√3। ठीक है, तो जो भैया जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 20√3 होगी। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कहीं पे कोई डाउट दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ये भी हो गया। अब ये तो ये करना था, अब इसके बाद ये वाला करो। ठीक है, कह रहे एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के जो अवनमन कोण है वो 30 और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, बट मैं करवा देता हूँ, टेंशन मत लो, ये करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अथवा में ही है ये उसके। चलिए ठीक है, अथवा में कह रहे एक बहुमंजिला भवन है, शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, ये 8 मीटर ऊंचा भवन ये है और ये बहुमंजिला भवन है। हवा में लटकेंगे नहीं, ये ज़मीन पे खड़े हैं। ठीक है, ये बहुमंजिला भवन है, ये 8 मीटर का भवन है। 8 मीटर यहाँ बना दो, ये 8 है। कह रहे बहुमंजिला भवन के शिखर, ये शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, शिखर, ये शिखर और ये तल कि जो अवनमन कोण है, यहाँ से अवनमन बनाने के लिए इसके समांतर रेखा लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो अवनमन कोण है वो 30 और 45 है। यहाँ पर 30 और यहाँ पर कितना है? 45 डिग्री है। ठीक है, ये अगर 8 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी 8 मीटर होगा, समांतर लिया ना हमने। तो हमसे बोल रहा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो 8 तो इतना पता है, बस इतनी दूरी और मिल जाए तो मैं इस दूरी को h मान लूँगा। ठीक है, और इनके बीच की दूरी, ये बहुमंजिल है, ये 8 मीटर वाला भवन है, इनके बीच की दूरी x, ये x भी निकालना है और ये भी निकालना है। ठीक है, नाम दे दो इसको A B C D E, नाम तुम कुछ भी दे सकते हो। मैंने हमेशा बोला है बेटा, 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे, उनको हल करो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहे और एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहे, हल कर लो इनको, आंसर में। अगर ये x है तो बच्चों ये भी कितना होगा? x होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज में आ जाते हैं ECD में, छोटे वाले में। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये निकालना है और ये भी निकालना है। ठीक है, उनमें संबंध लगा देंगे CD बट्टे EC। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा, थीटा का मान है 30 डिग्री। ठीक है, हल करते हैं। CD है h और EC है x, tan 30 का मान 1/√3, x से कम x, ये आ गया h√3, पहला समीकरण। ठीक है, पुनः अब बड़े वाले में आ जाओ, ABD में, त्रिभुज ABD में ये निकालना है और ये भी पता है हमें, तो ये आ जाएगा BD बट्टे AB। क्या होता है? लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा कितना है? 45। AB हमारे पास है h+8 और ये कितना है बच्चों? x। tan 45 का मान 1 होता है, x 1 कम x और यहाँ पर क्या है? h+8। x का मान उठाकर यहाँ रख दो तो यह h√3, यहाँ पर भी h है, प्लस का h इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का h, h उभयनिष्ठ आ जाएगा √3, h कम h। ठीक है, ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में। अब अंडर कभी भी नीचे नहीं छोड़ते तो परिमेयकरण करना होगा, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ऊपर आ गया 8 √3 + 1 और ये क्या है? a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 में से घटाएंगे 2, 2 से काटोगे 2 × 8, तो ये आ गया 4 √3 + 1। क्या हमें हमारा आंसर मिला अभी तक? अभी तक तो नहीं मिला, क्योंकि हमें पूरी ऊंचाई चाहिए, CD BD चाहिए, तो उसमें 8 जोड़ना पड़ेगा ना h में। हमें तो सिर्फ h मिला है और हमें x का मान भी निकालना है, तो h का मान x में रख देंगे। पहले ये निकालो, h का मान
रखने पर पिछले पन्ने में, ठीक है, ये लिखोगे, रखो यहाँ पर। h का मान कितना है 4√3 + 1 और बाहर से गुणे में क्या √3, √3 गुणा √3 3, ये आ जाएगा √3 आंसर। दोनों के बीच की दूरी इतनी होगी, ठीक है। अब आ जाओ, अब बहुमंजिला की ऊंचाई ये कितनी होगी, ये होगी h + 8, यहाँ तक h और ये 8 जोड़ देना है उसमें। h हमें कितना मिला है अभी 4√3 + 1 और +8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 और 1, सॉरी अभी गुणा मत करना, अंदर गुणा करोगे 4√3, 4 × 4 और ये +8, 8 और 4 12 + 4√3 इतना मीटर। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिल गया, अथवा वाला भी हमने कर दिया मस्त तरीके से। अब आ जाओ अगले वाले प्रश्न में। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवाया और लगभग हर साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। त्रिभुज का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी उदाहरण का प्रश्न है। करते हैं हम, कहते हैं BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिका है तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर होगी, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है, देखिए कैसे होगा। तो पहले हम चित्र बनाते हैं। चित्र में बोला गया एक समकोण त्रिभुज है जिसका A कोण समकोण है। तो चित्र थोड़ा बड़ा बनाएं ताकि समझ में आ पाए, ठीक है। ये तो A कोण समकोण है, यहाँ A है तो यहाँ कहीं B होगा और यहाँ कहीं पे C होगा, ठीक है। हमसे बोला गया है कि BL माध्यिका है AC पर। माध्यिका का क्या काम होता है, इसको दो हिस्सों में बांट देगा, ये L है BL, और अगला जो माध्यिका है वो CM है BA पर, CM है वो BA पर। माध्यिका है ये, माध्यिका का क्या काम होता है, सामने वाले हिस्से को बांट देना। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि जो AM होगा वही MB होगा, AM बराबर क्या है MB, और ये जो AM टुकड़ा है वो AB का आधा है, AB का आधा लिख सकता हूँ मैं ऐसे। ऐसे ये जो AL होगा और ये CL होगा वो बराबर होगा, चूंकि CL बराबर होगा LA के, और LA क्या है, LA जो है वो AC का आधा टुकड़ा है, AC का आधा टुकड़ा है। ये मैंने लिख दिया, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ रीज़न दे देना, चूँकि BL व CM माध्यिका है, ठीक है। ये है तभी ऐसा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो यहाँ लिख दो, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध जो करना है वो हमें यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख सिद्ध करना है 4BL² + CM² बराबर 5BC²। ये चीज़ हमें बच्चों सिद्ध करनी है। स्क्वायर 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 दिख रहा है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है, ये चीज़ हम जानते हैं। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ से देखने वाली बात है। पहले BC दिख रहा है ना, BC²। BC कहाँ है बच्चा, ये BC। तो त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज लगाते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC में क्या बेटा, जो BC² है वो किसके स्क्वायर हुआ, AC² + AB², ठीक है। 90 अंश के सामने वाली भुजा का कर्ण होती है, कर्ण का जो वर्ग होगा इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा। समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हमें क्या चाहिए, CM यहाँ दिख रहा है, तो मुझे त्रिभुज लेना पड़ेगा CAM में, त्रिभुज CAM में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। CM का वर्ग बराबर हो जाएगा AC का वर्ग प्लस MA का वर्ग। MA या AM जो लिखो, आपको प्रूफ में MA नहीं चाहिए और आप AM की जगह पे क्या रख सकते हो, AB/2, चूँकि AM बराबर क्या है AB/2। AM लिखो या MA लिखो, बात एक ही है, रखो मान यहाँ पर। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर है, स्क्वायर/2 टोटल का स्क्वायर है, ठीक है ना।
ए सी स्क्वायर, खोलो ए स्क्वायर को, ए बी स्क्वायर बट्टे में 4, लॉसअप आ जाएगा 4, 4 को गुणा कर देंगे ए सी से तो 4ac स्क्वायर और ये ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक होता है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, और इधर क्या है cm, बट्टे का 4 इधर के गुणे में लग जाएगा 4cm स्क्वायर, और इधर क्या है बेटा 4ac स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमारा cm होगा, bl चाहिए, bl यहाँ है देखो त्रिभुज BAL में, अब ले लेंगे त्रिभुज BAL में, पाइथागोरस में लगाएंगे BL का वर्ग, ये L है ना, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, BL का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, AL का वर्ग प्लस AB का वर्ग, AL का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AL मुझे प्रूफ में नहीं चाहिए, और हम जानते हैं AL किसके बराबर है, हमारे पास AC बट्टे 2 है, AL किसके बराबर है, AC बट्टे 2, रखो यहाँ पर AC बट्टे में 2, स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर है तो AC का वर्ग 2 का वर्ग 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, लॉसअप आ जाएगा 4, 1 AC स्क्वायर 4 AB स्क्वायर, यहाँ पर क्या है बच्चों BL, 4 से गुणा कर देंगे बराबर, और ये तो ऐसे ही रहेगा AC स्क्वायर 4AB स्क्वायर, समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 4cm स्क्वायर 4BL स्क्वायर को यहाँ पर क्या किया गया है, जोड़ा गया है, यानी कि समीकरण 2 और 3 को मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ही तुम्हें बताता है कि तुम्हें क्या करना है, समीकरण 3 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। बायां वाला बाईं तरफ जोड़ो 4cm और इधर है 4BL स्क्वायर, और दायां वाला दाईं तरफ यह है 4AC स्क्वायर AB स्क्वायर, और यहाँ पर है AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर, 4AC प्लस AC ये आ गया 5AC स्क्वायर, AB 4AB 5AB, तो यहाँ से 5 ओबाइनिस्ट है, अंदर है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से 4 ओबाइनिस्ट है, CM स्क्वायर BL स्क्वायर, ठीक है, 4CM स्क्वायर BL स्क्वायर। इसके जगह पर समीकरण 1 से तुम क्या रख सकते हो, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह पर AC स्क्वायर तुम क्या रख सकते हो, BC स्क्वायर, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा BC स्क्वायर। यही तो भैया प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ्ड। इतना आसान क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा आराम से। अब आ जाइए अगले प्रश्न में, जो कि हर साल ही आता है, हर बार आता है। कहते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, ठीक है जी। यदि बारंबारताओं का योग 100 है, ठीक है, ये जो बारंबारता दे रखा है ना, इनका अगर आप टोटल करोगे, ठीक है, तो इन सबको जोड़ने पे ना 100 मिलेगा। मैं यहीं पे कर देता हूँ ना पन्ने में, यहाँ टोटल लिख देता हूँ, टोटल या कुल लिख दो। बारंबारता को हम एफ से दिखाते हैं। माध्यक हमें ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, माध्यक क्या दे रखा है 525, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो x है और यहाँ पे ये जो f है, इनके जो y है वो मान हमें ज्ञात करना है। तो एक नई सारणी बनानी पड़ेगी किसकी, CF के लिए। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा जगह पेज बचाते हैं, यहीं पे पेज और समय दोनों बचाते हैं और यहीं पर हल कर देते हैं। ये वाला कॉलम किसका बनता है बच्चों, CF का, संचयी बारंबारता, कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अंग्रेजी में। ये 2 है, पहला वाला वैसे का वैसे आ जाता है। 2 में 5 जोड़ोगे 7, 7 में x जोड़ोगे 7 प्लस x, 7 में 12 जोड़ोगे 19 प्लस x, 19 में 17 कितना हो जाएगा 36, 36 प्लस x, 36 में 20 जोड़ेंगे तो 56 प्लस x, इसमें y जोड़ देंगे तो 56 प्लस x प्लस y हो जाएगा। 56 में 9 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 65, 65 प्लस x प्लस y हो जाएगा। 65 में 7 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 72, x प्लस y हो जाएगा। 72 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 76 प्लस x प्लस y, ठीक है, कोई दिक्कत। ये n कहा जाता है इसको, जो यहाँ होता है ना वो यहाँ होता है, ठीक है। चूँकि
76 प्लस एक्स प्लस वाई, आपके पास कितना है, यहाँ 100 है तो यहाँ पे भी 100 ही आता। एक्स और वाई मालूम नहीं है, इस वजह से 100 नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन 100 यहाँ होता है। आपने पढ़ा होगा प्रश्नावली 14.3 में क्वेश्चन करा रखा है मैंने, एक एक हर एक चीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। प्लस का 76 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक्स प्लस वाई हमारा कितना बचेगा 24। ये पहला समीकरण है एक्स और वाई में, ठीक है। अब किसी तरीके से मुझे एक और संबंध मिल जाता है या एक्स और वाई का किसी एक का मान मिल जाता है तो मैं यहाँ रखूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, दिया है प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, माध्यक का क्या दे रखा है, माध्यक क्वेश्चन में माध्यक दे रखा है। माध्यक बोल सकता है या माध्यिका भी बोल सकता है। 525 किस वर्ग अंतराल के बीच में मिलेगा, इस वर्ग अंतराल के बीच में मिलेगा। 525 500 से 600 के मध्य स्थित है, ये आप लिखोगे। तो ये जो इंटरवल है आपका 500 से 600, इसे कहा जाता है माध्यक वर्ग। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है माध्यक वर्ग। आपसे एक नंबर में भी पूछ सकते हैं, है ना, एमसीक्यू में, माध्यक वर्ग। और ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एल हमारा 500 हो जाएगा। कितने का अंतर, 500 600 100 का अंतर है। इसी की सीध में हम जाते हैं, ये 20, ये हमारा एफ मिल जाएगा क्योंकि ये एफ के कॉलम में है। इसे सीध में जाओगे ना तो इसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ होता है। सी एफ हमारा 36 प्लस एक्स हो जाएगा। सब कुछ मिल गया। माध्यक का फॉर्मूला आपको पता है, माध्यक या माध्यिका सूत्र क्या होता है, एल प्लस एन बट्टे 2 सी एफ गुणे एच बट्टे में एफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। माध्यक पहले ही दे रखा है 525, ठीक है। एल हमें मिला है 500, एन आपका 100 है, 100 बट्टे में 2, सी एफ कितना है आपका 36 प्लस एक्स, ब्रैकेट में लगा कर रखना 36 प्लस एक्स, ठीक है। और एच हमारे पास कितना है 100, ठीक है 100। और एफ कितना है हमारे पास, एफ हमारे पास है 20, 20 पंजे 100 50, प्लस का 500 इधर के माइनस के 500 हो जाएगा। और यहाँ से 50 माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का 36 माइनस के एक्स गुणे में है 5, घटाएंगे तो 25, ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। 50 में 36 घटाओगे 14, पाव बचे 25, माइनस का एक्स इधर के प्लस का 5 इधर के माइनस का, 14 में से 5 घटाएंगे 9 आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया बच्चों 9, ठीक है। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए 1 में, एक्स प्लस वाई 24 है, एक्स का मान कितना है 9 प्लस वाई, तो प्लस का 9 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 15। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा रखा है जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करा रखे हैं, मॉडल पेपर करा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रखे हैं। आपकी तैयारी एकदम मस्त बना रखी है मैंने, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। जय हिंद।